हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 संक्षेपण। किसी विस्तृत लिखित सामग्री से अप्रासंगिक, असंबद्ध एवं अनावश्यक बातों को निकालकर उसके मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण, सुसंबद्ध तथा संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि संक्षेपण किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, किसी विस्तृत लिखित सामग्री से अप्रासंगिक, असंबद्ध एवं अनावश्यक बातों को निकालकर उसके जो मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण, सुसंबद्ध तथा संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को ही संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षेपण गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति का परिचायक है। मूल तथ्यों का संक्षेप में स्पष्ट उल्लेख होने के कारण संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना होती है। कम शब्दों में अधिक भाव या विचार व्यक्त करना एक उत्कृष्ट कला है। मतलब कम समय में अधिक भाव और विचार व्यक्त करना एक उत्कृष्ट कला है। यह हमारी सुसंगत कला, चेतना और बौद्धिकता की कसौटी भी है। संक्षेपण, सारांश और भावार्थ। मतलब संक्षेपण का सारांश और अर्थ। संक्षेपण की भांति सारांश और भावार्थ भी संक्षेपीकृत रचनाएं मानी जाती हैं। मतलब जिस प्रकार संक्षेपण है उसी प्रकार सारांश और भावार्थ भी संक्षेपीकृत रचना मानी जाती है। अतः इनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है। संक्षेपण एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण का पुनः सर्जन है। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। यह एक प्रकार से मूल रचना का पुनः सर्जन है। संक्षिप्तीकरण की रचना द्वारा मुख्य तथ्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से मूल सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सारांश देखेंगे आप। मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षेप में लिखा जाता है। उसमें क्रमबद्धता अनपेक्षित है। उसका आकार मूल के 1/10 के लगभग ही होता है। भावार्थ में भी भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो भावार्थ है उनके जो भाव है उनको भी संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके लिए 1/3 अथवा उससे कम ज़्यादा होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। संक्षेपण में मूल अवतरण के मुख्य भावों को ही स्थान दिया जाता है, जबकि भावार्थ में मूल भावों के साथ साथ गौण भावों को भी स्थान मिल जाता है। अतः स्पष्ट है कि संक्षेपण सारांश और भावार्थ के समान संक्षिप्त रचना होने पर भी अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। आगे आप देखेंगे संक्षेपण के संबंध में आवश्यक बातें। संक्षेपण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1 नंबर, मूल अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। सेकंड, मूल अवतरण के सभी आवश्यक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर देना चाहिए। थर्ड, अपनी तरह से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना अथवा अपना मत प्रकट करना सर्वथा वर्जित है। फोर्थ, रेखांकित शब्दों के आधार पर एक बार संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना चाहिए, फिर उसके आवश्यक संशोधन करके संक्षेपण को मूल के 1/3 के बराबर करना चाहिए। संक्षेपण में विषय प्रवाह और क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। 6, संक्षेपण की भाषा सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों, जहाँ तक संभव हो सके मूल शब्दों के बदले दूसरे शब्दों को रखने का प्रयास करना चाहिए। मूल अवतरण के उन शब्दों को अवश्य लेना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो। 7, मूल अवतरण में आने वाले प्रत्यक्ष कथन को संक्षेपण में परोक्ष कथन बनाकर ही लिखना चाहिए। 8, संक्षेपणकर्ता सारग्राही हो और पुनरुक्ति से बचे। 9, यदि किसी मूल अवतरण के शब्दों की संख्या दी गई हो तो संक्षेपणकर्ता को अपने संक्षेपण की शब्द संख्या लिख देनी चाहिए।
केंद्रीय भाव के आधार पर उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। इससे शीर्षक संक्षिप्त, तथ्यपूर्ण और आकर्षक एवं समग्र भावों को अपने में समेट लेने वाला होना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है और फिर उसका शीर्षक दिया है संक्षेपण का। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्रग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्र हो जाते थे। इन महोत्सव में पट्टन के 700 हजाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर के राजा महाराजा अपना अपना लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभात पट्टन आकर महालय की छाया में पहुँचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। भारत खंड भर में यह विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन किए बिना मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमान अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव पांव चलकर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालव, हिमालय, असुद्र, अंग, बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसरों पर आकर अच्छी कमाई कर ले जाते थे। पट्टन के बाजार उन देश की हल्की भारी कीमत की सामग्रियों से पटे रहते थे। ये संक्षेपण का उदाहरण है। नीचे आप देखेंगे शीर्षक, उपर्युक्त शीर्षक हो जाएगा इसका महालय का मेला। संक्षेपण, प्रभात पट्टन स्थित सोमनाथ के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष श्रावणी, शिवरात्रि और ग्रहणों के पर्वों पर मेले लगते थे, जिनमें देश विदेशों के राजा, रंक और व्यापारी पैदल चलकर एकत्र होते थे। प्रत्येक मेले की जनसंख्या 5 से 7 लाख तक हो जाती थी। लोगों में भगवान सोमनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। देश देशांतर की बहुमूल्य वस्तुओं की बिक्री होने के कारण पट्टन नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था।